नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे दिल्ली की अहम खबर से। दिल्ली सरकार और एलजी की तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दोनों के बीच तल्खियां कम नहीं हुई। इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री शुक्रवार को राजनिवास पहुंचे, जहां राजनिवास में करीब 1.5 घंटे इंतजार के बाद एलजी से मंत्रियों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मंत्री आतिशी ने कहा कि एलजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की बात कही है। साथ ही आतिशी ने बताया कि सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल को साइन करके एलजी जल्द भेजेंगे। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इमरान हुसैन और कैलाश गहलोत राजनिवास पहुंचे। ये सभी मंत्री बाहर खड़े होकर एलजी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। मामले को लेकर केजरीवाल ने एलजी से मिलने का टाइम भी मांगा था। केजरीवाल ने कहा कि मैंने अभी एलजी साहिब से मिलने का टाइम मांगा है। हमारे मंत्री उनके घर के बाहर बैठे हैं। हम सब उन्हें मिलकर समझाना चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे। साथ ही आतिशी ने कहा कि एलजी हाउस से सभी अफसरों को फोन करके धमकियां भी दी जा रही हैं कि दिल्ली सरकार के आदेश ना माने। सोमवार को ऑर्डिनेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया जाएगा। देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि लैंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा बाकी सब मुद्दों पर चुनी हुई सरकार के फैसले मानना एलजी साहब की बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया है कि एलजी साहब को चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने पड़ेंगे, तो क्यों साइन नहीं कर रहे हमारी फाइलों पर? 11 तारीख को एक ट्रांसफर हुआ था, आज तक उसकी फाइल नहीं साइन हुई है। एक एक ट्रांसफर के लिए अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेंगे तो हजारों एम्प्लॉइज वाली दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? आप बताइए। दिल्ली के सरकार में तो 50,000 टीचर हैं, सैकड़ों इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आईएएस अफसर हैं, दानिक अफसर हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं। तो अगर एक अफसर के ट्रांसफर में वो इतने दिन लगाएंगे तो सरकार तो ठप कर देंगे वो इस तरह से। हम इंतजार कर रहे हैं कि जब पूरा दिल्ली के चुने हुए सरकार का कैबिनेट एलजी साहब के द्वार पे बैठा हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, दिल्ली की जनता का सम्मान करेंगे और हमें मिलने का समय देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, लगातार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है और कल तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां एलजी के द्वार पर बैठे हुए थे। इसको लेकर क्या अहम जानकारी? राज्यपाल की तरफ से दोबारा से तनातनी देखने को मिल रही है। बार बार फाइलों को रोकने की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री को थे कल एलजी हाउस के बाहर लगभग 1 से 1.5 घंटे जो है वो बैठना पड़ा उनको, और कहीं ना कहीं तो राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जा रहा था, मगर समय उनको नहीं दिया जा रहा था। मगर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एलजी हाउस के बाहर ही बैठने को मजबूर होते हुए नजर आए। और जैसे ही मीडिया को इसकी चीज की जानकारी मिली, तमाम मीडिया कर्मी जो वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। बार बार उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि राज्यपाल जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जो ट्रांसफर जो फाइल है वो कहीं ना कहीं रोकी जा रही है। और लगभग 1.5 घंटे के बाद उनको समय दिया गया, राज्यपाल की तरफ से उनसे मिलने की बातचीत हुई और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि एलजी साहब जो है वो फाइलों को वापस करने के लिए तैयार हो चुके हैं, मगर अभी तक फाइल जो है वो नहीं दी गई है। दूसरा, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर ट्रांसफर करने की बात की जा रही है और लगातार सर्विस विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है वो लगातार फायर के ट्रांसफर जो कर रही है उसके अंदर डर देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं तनातनी जो है वो वाकई में ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो नया अध्यादेश जो है केंद्र सरकार लेके आई है उससे भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में खींचातानी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। जी
वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, वो जो मेन मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर था। उसके बाद जो केंद्र सरकार का अब अध्यादेश आया है कि जो असली बॉस हैं वो उपराज्यपाल ही होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया था उसका पालन नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार जो है वो अपने नियम खुद बना सकती है और मतलब जो ट्रांसफर करने की बात थी जो अधिकारियों की, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार खुद करेगी। तो उपराज्यपाल के लिए कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि उनके पास कानून विभाग है और यहाँ तक कि पुलिस के विभाग है, उनको वो संभालेंगे। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है अब दोबारा से कहीं ना कहीं खींचातानी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और जो नया अध्यादेश लेके आई है सरकार, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि एलजी साहब के हाथ में ही दोबारा से पावर देने की बात की जा रही है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो गलत नीति बना रही है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के जो अधिकार है उनको छीनने के लिए दोबारा से उपराज्यपाल को पावर दी जा रही है, ताकि दिल्ली सरकार जो है कोई भी कार्य जो है वो उपराज्यपाल की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। और जिस तरीके से अब नया अध्यादेश आया है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो यही चाहती है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ केंद्र सरकार का ही दबदबा रहे, ना कि दिल्ली सरकार का। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने काफी जश्न मनाया था, क्योंकि उस दिन कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई थी कि अब दिल्ली के बॉस, नए बॉस अरविंद केजरीवाल ही होंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली की कमान अब उनके हाथ में आ गई है। लेकिन इस तरीके के अध्यादेश आने के बाद कहीं ना कहीं क्या लगता है कि दिल्ली सरकार की अब टेंशन एक बार दोबारा से बढ़ गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और उसके दौरान पे कहीं ना कहीं ये कहा गया कोर्ट की तरफ से भी कि दिल्ली सरकार जो अपने कानून खुद बना सकती है और उनको इस तरीके का अधिकार बिल्कुल दिया गया है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में जश्न भी मनाया गया और दिल्ली सरकार को यही कहा जा रहा था कि दिल्ली के फैसले जो है वो आप कहीं ना कहीं केजरीवाल करेंगे, ना कि उपराज्यपाल। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जरूर निराशा देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उसका ये भी कहा जाता है कि हम कोर्ट का कहते हैं, कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, मगर दिल्ली सरकार जो है वो नियमों का तरीके से कार्य करे। और यहाँ तक कि जो ट्रांसफर की बात है उसको लेकर भी कहा जा रहा है गलत तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब नया अध्यादेश जो है वो केंद्र सरकार लेके आई है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के हाथ में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे या फिर अधिकार दिए गए थे, अब उन्हीं अधिकारों को कहीं ना कहीं दोबारा से छीनने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं एलजी साहब को ही दोबारा से कहीं ना कहीं दिल्ली का जो मेन पावर है वो बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से नया अध्यादेश की बात करें उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अब नाराज होती नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार गलत नीतियों के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कब्जा करना चाहती है और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसको हटाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा ही उपराज्यपाल के हाथ में दोबारा से पावर दी जा रही है। जी वही राजीव, अगर बात कर ले तो कैबिनेट मंत्री आतिशी ये भी कहती नजर आई कि कहीं ना कहीं एलजी हाउस से अफसरों को फोन करके धमकियां दी जा रही हैं कि वो दिल्ली सरकार के आदेशों को ना माने। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी की, तो आतिशी के बिल्कुल द्वारा कहीं ना कहीं ये भी कहा गया, सौरभ भारद्वाज के द्वारा भी ये कहा गया था कि जो अधिकारियों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इसी तरीके के शब्द जो है वो आतिशी के द्वारा भी कहा गया कि अधिकारी जो है उनको धमकाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के एलजी हाउस से कहीं ना कहीं फोन किए जा रहे हैं, इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर नए अध्यादेश की बात करें तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि दिल्ली सरकार के हाथ में पावर नहीं है, सिर्फ दिल्ली की जनता ने उनको चुनकर जरूर कुर्सियों पर बिठाया मगर उनके हाथ में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे कहीं ना कहीं वो दिल्ली के विकास कार्य को और रफ्तार दे सके। मगर यहाँ पर उपराज्यपाल की बात करें तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने भी कल 1.5 घंटे बाद मिलने के दिल्ली के नेताओं को कहीं ना कहीं समय दिया गया, ये भी कहा गया कि फाइलों को वापस करेंगे। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के जो कार्य है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल की बगैर मर्जी के नहीं कर पाएगी दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार अब दोबारा से कहीं ना कहीं शायद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो दोबारा से खटखटा सकती है। जी वही राजीव, अगर बात कर ले जिस तरीके से सर्विस सेक्रेटरी को फाइल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से मिलने के लिए पहुंचे थे और वहीं न कहीं आतिशी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो एलजी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार का भी एक नया अध्यादेश आ गया है। तो क्या लगता है कि एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या कहीं ना कहीं सर्विस पोस्टिंग की जितनी भी फाइलें हैं उनको रोका जाएगा?
ट्रांसफर की सर्विस सेक्रेटरी की जिस तरीके से ट्रांसफर किया गया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं धमकियों वाली बात की गई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया उपराज्यपाल ने फाइल रोक दी है, मगर फाइल को कहीं ना कहीं आप मंजूरी दे दी गई है। कल शाम को इस तरीके के बयान जो बिल्कुल देखने को मिले थे, मगर आज जिस तरीके से नया निर्देश आया तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो फाइलें हैं वो कहीं ना कहीं अब उपराज्यपाल की बिगैर मर्जी के साइन नहीं हो पाएंगे, और वही अधिकार जो पहले दिए गए थे वही अधिकार जो है उपराज्यपाल के पास दोबारा से आ चुके हैं। मगर अब देखना होगा क्या उपराज्यपाल कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो नया अध्यादेश है उसका पालन करेंगे। मगर कहीं ना कहीं अब लड़ाई जो है वो दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में अब ये खींचातानी जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा लंबी चलने वाली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं अब दोबारा से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में फंसते हुए नजर आएंगे। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि ये इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। अब ऐसे में ये राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जो किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसा केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई क्या? वो बताएं। वो लोग लाइन देश का एक भी अर्थशास्त्री और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले। और एक भी अर्थशास्त्री, मैं यकीन मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया। नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, देश में रोजगार का संकट खत्म हो गया, पैदा हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई, और आज अब सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं। और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। भारत की करेंसी आज जैसे ही मीडिया के माध्यम से ये खबर आई कि आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया है, उसके बाद से दिल्ली के तमाम बाजारों में, व्यापारियों में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि ये नोट लीगल टेंडर है और 23 मई से 30 सितंबर के बीच में बैंकों में जाके नोटों को बदलवाया जा सकता है। लेकिन आज शाम से ही कुछ बाजारों से शिकायतें आ रही हैं कि जैसे व्यापारियों ने आगे पेमेंट की, ग्राहक को 2000 का नोट वापस दिया तो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। अब चूंकि 23 मई के बाद से आप नोट बदलवा सकते हैं, तो अगले 4 दिन व्यापारियों के लिए बड़े दुविधा भरे रहने वाले हैं। चूंकि होलसेल सेक्टर में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे रिटेल बाजार है, रजौरी गार्डन, कमला नगर, करोल बाग, साउथ एक्स, लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, रजौरी गार्डन, तमाम जो रिटेल बाजार है जहां पे कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, वहां अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से दुविधा रहने वाली है और पैनिक भरी स्थिति व्यापारियों में देखी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो 20,000 रुपए आप एक बार में बदलवाएंगे
पिछली बार देखा गया था नोटबंदी के दौरान कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ लोगों ने तो आसानी से बहुत सारे अपने नोट बदलवा लिए, लेकिन जो आम आदमी है, आम व्यापारी है, मिडिल क्लास है, उसको बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों में जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। तो अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से प्रश्न है जिनका जवाब आरबीआई को और भारत सरकार को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आरबीआई ने फैसला किया है कि अब 2000 के नोटों को वापस लिया जाएगा, तो इससे अगर व्यापारियों की बात कर ले तो उन पर क्या असर देखने को मिल रहा है? दिखाई देगा, क्योंकि कल जिस तरह से सरकार के और आरबीआई का आदेश आया है कि कल 2000 के नोट बंद होंगे और कहीं ना कहीं 30 सितंबर तक ये वैध माने जाएंगे, 30 सितंबर के बाद ये अवैध नहीं माने जाएंगे। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि व्यापारी से लेकर आम जनमानस तक एक कहीं ना कहीं उथल पुथल जरूर शुरू हो गई है और लगातार ये कहा जा सकता है कि पहले 1000 का नोट, फिर 500 का नोट, अब 2000 का नोट। और ये कहा जा सकता है कि इस खबर के बाद हालांकि आरबीआई ने राहत भी दी है कि 30 सितंबर तक वो नोट आराम बदल सकते हैं। एक आदमी लगभग 20,000 के नोट को बदला जा सकता है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उथल पुथल शुरू हो गई है। तो व्यापारियों में कहीं एक बड़ा असमंजस की स्थिति पा चुकी, क्योंकि कल जिस तरह से खबर आई तो लोगों ने 2000 का नोट भी मार्केट में लेने से मना कर दिया। और ये कहा जा सकता है कि हालांकि सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि वो 30 सितंबर तक नोट बदल, लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने के निर्देश दिए थे। एक बार अधिकतम 20,000 नोट बदले जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट में नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी, ऐसा भी सरकार ने कहा है। तो वहीं अब यही कहा जा सकता है कि इसमें इशू नहीं करे, ऐसा भी आरबीआई ने कहा है। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक स्ट्राइक जिससे पहले का 1000 का नोट, फिर 500 का नोट, उससे कहीं ना कहीं लोगों को समस्या खासा हो गई। लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कई ऐसे सवाल हैं जिस पर कहीं ना कहीं आरबीआई ने आदेश दिया है, जिसपे आरबीआई ने कहा है कि 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेंगे, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई ने यह भी कहा है कि ऑब्जेक्टिव पूरा करने पर 2018 व 19 में प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। और ये बात सच है कि मार्केट से बहुत तेजी से, जब 2000 के नोट आए थे, मार्केट से बहुत तेजी से चलन से नोट दिन पे दिन गायब होते जा रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं आरबीआई के कहना है कि ये फैसला लेना पड़ा और 2000 के नोट सर्कुलर से बाहर आ जा रहा था। इसके लिए तारीख, समय नहीं दिया जा रहा था और फैसला तत्काल प्रभाव से लिया गया है। तो ये पूरी तरह से एक असमंजस की स्थिति व्यापारियों के, जनता, आम जनमानस की, वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई। तो वहीं दूसरी ओर भी विपक्ष का भी हमला अब शुरू हो गया है। कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, कांग्रेस की जो पूर्व एमएलसी थे दीपक सिंह, उन्होंने बयान दर्ज किया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो विपक्षी पार्टी है वो सत्ताधारी पार्टी है, यानी कह सकते हैं कि देश की केंद्र सरकार को घेरने का काम विपक्षी पार्टी ने भी शुरू कर दी है। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि 30 सितंबर तक लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 के नोट जमा करा सकते हैं, अगर 30 सितंबर की बात करें तो क्या लगता है, जिस तरीके से 2000 नोट की छपाई भी बंद हो चुकी है और कहीं ना कहीं 30 सितंबर तक लोग वापस भी नहीं कर, 30 सितंबर के बाद लोग नोटों को वापस भी नहीं कर पाएंगे, तो 30 सितंबर के बाद की क्या स्थिति रहेगी? क्या ये नोट लीगल माने जाएंगे या कहीं ना कहीं इसका उपयोग बंद हो जाएगा? देखिए काशिशा, ये बात आरबीआई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 30 सितंबर के बाद ये नोट अमान्य हो जाएंगे, पूरी तरह से मान्य। 30 सितंबर तक समय दिया है, लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने सरकार के आदेश के बाद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि 20,000, यानी कह सकते हैं 10 नोट बैंक में जाके बदले जा सकते हैं। व्यापारियों को एक बड़ी समस्या का सामना करने पड़ा, जिनके करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोज का है, लाखों रुपए का टर्नओवर रोज का है, और उनके बाद 2000 रुपए के नोट हैं, तो जाहिर सी बात वो किस तरह से बदले, या साफ तौर पे कहा जाए वो अपने खाते में जमा करे। लेकिन ये जरूर कहा जाता है एक बड़ी दुविधा की स्थिति अब बन चुकी है, क्योंकि मार्केट में बहुत उथल पुथल अब बन चुकी है। क्योंकि कल से जिस तरह से 2000 के नोट के बंद करने की बात सामने आई कि 30 सितंबर के बाद नोट अमान्य हो जाएंगे, वैध नहीं होंगे, बाजारों में भी थोड़ी सी वो कहा जा सकता है कि असमंजस जरूर दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से 2000 के नोट है उसमें अफवाह भी एक फैलती है, क्योंकि 1000 का नोट, 500 का नोट बंद हुआ तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाजार में बड़ा उथल पथल आया था। तो उसके बाद भी अब 2000 के नोट को लेकर भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति व्यापारियों के बीच में नजर आएगी।
जनता के बीच में नजर आएगी। और साफ तौर पे इस फैसले को लेकर जहां विपक्ष घेरने का काम किया, तो जनता भी इस फैसले से खुश नहीं है। और जनता का ये साफ तौर पे कहना है कि पहले भी नोटों के चक्कर में हमको लाइन लगानी पड़ी थी, अब एक बार फिर कहीं ना कहीं लाइन लगानी पड़ सकती है और इससे खासा लोगों को समस्या जरूर होगी। वहीं जितेंद्र, अगर बात कर लें, जिस तरीके से आपने कहा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो छोटे व्यापारियों पर देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरीके से लोग बैंकों में लाइन लगा रहे थे। तो क्या लगता है इस बार जो ये आरबीआई का दोबारा एक नया फैसला आया है, इसमें किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, तो इतने ही समय में जितने लोगों के पास भी 2000 के नोट होंगे, कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग वापस कराने जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने कहा कि व्यापारियों में भी काफी इस चीज को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि रोज देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि व्यापारिक वर्ग में कि जो बड़ा टर्नओवर करते हैं व्यापारी, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असर भी दिखाई देगा। क्योंकि बैंकों में अब स्थिति ये हो जाएगी कि आज देखने को ये मिल सकता है कि बैंकों में लाइन जरूर दिखाई देगी, बड़ा बड़ा अमाउंट बैंकों में जमा होगा, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई देने, बैंक में दिखाई पड़े। लेकिन इसका सीधा असर जो छोटे व्यापारी है, मझोले व्यापारी है, उन पर कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि नोटबंदी में ही बड़ी समस्या हुई थी उनको। और ये कहा सकता है कि देश की आर्थिक स्थिति व्यापारियों की एक अहम भूमिका होती है, और इसी जाए के चलते छोटे व्यापारी और जो मझोले व्यापारी उनके ऊपर भी असर दिखाई पड़ेगा। और बैंकों में सरकार ने कह दिया कोई लिमिट नहीं है, बैंकों में खाते में पैसा जमा करना है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार हालांकि जो ये जरूर कहा सकता है कि स्थिति जाननी चाहती है, देश की आर्थिक स्थिति जानना चाहती है। और काला धन के नाम पे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2018 में बंदी की थी, तो 2000 नोटों के एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूर कही जा सकती है, और उसको लेकर विपक्ष भी पूरी तरह से है। लेकिन इसका सीधा असर व्यापारियों पर, छोटे व्यापारी पर, मझोले व्यापारी पर और जनता पर दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं अब एक भगदड़ की स्थिति जरूर दिखाई देगी। हालांकि आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है और आराम से 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं। लेकिन अब बैंकों में एक लाइन से जरूर कहा सकता है कि जो लोग 9000 के नोट रखे थे या इकट्ठा थे, बैंकों में इनकी एक नोट बदलने की लाइन अलग जरूर दिखाई देगी। जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अपने ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश या दबाव नहीं बनाएगा। किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल अच्छी पोस्ट पाने के लिए नहीं किया जाएगा। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के आधार पर ये लिखित निर्देश मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि आईएएस, एचएएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारी अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए पॉलिटिकल प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि ट्रांसफर के बाद मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी पर चले जाते हैं ताकि अपनी पसंद के स्टेशन पर एडजस्टमेंट के लिए मौका मिल सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि पोस्टिंग के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करना कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है, इसलिए यदि किसी ने अब ऐसा किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद मिलने वाले ज्वाइनिंग टाइम को भी आधा कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हैं। टीना, हिमाचल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए किसी भी तरीके का राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसको लेकर क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और ये देखने में आ रहा था कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं और एचएएस ऑफिसर्स हैं, वो अपने ट्रांसफर के लिए राजनीतिक प्रभाव या सिफारिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे जो है जो सरकार है वो भी जो है वो इसको गंभीरता से ले रही थी। और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह की घटनाएं हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्टिंग के लिए राजनीतिक सिफारिश की वो देगा तो ये कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है। और ये जो निर्देश है ये मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि
कोई भी अपनी ट्रांसफर है या पोस्टिंग उसकी राजनीतिक दबाव या सिफारिश नहीं बनाएगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि ये देखा गया है कि आईएएस है, एक्सएस और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए राजनीतिक सिफारिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ अधिकारी तो ऐसे भी हैं जिनको अगर कहीं ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पे वो ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी पे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं ताकि जिस दौरान वो छुट्टी लेते हैं उस दौरान वो जो अपनी पॉलिटिकल सिफारिश है उसके आधार पर अपनी पसंद का सेशन ले सके। तो अब इस पर जो है हिमाचल सरकार सख्त है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की जल्दी ही इस पर नहीं रोका गया, आईएएस और एक्सएस ऑफिसर इसी तरह राजनीतिक सिफारिश लेकर अपनी ट्रांसफर के करते रहे और एडजस्टमेंट के लिए सरकार को अपना जो दबाव है वो बनाते रहे, तो अब इसको जो है गंभीरता से लिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी। जी वहीं टीना जी, अगर बात करें जिस तरीके से कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलता था, तो कहीं ना कहीं अब ये भी फैसला किया गया है कि जो ज्वाइनिंग टाइम है अब उसको आधा कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने यही जो मीटिंग थी उसमें यही फैसला लिया गया था कि जब किसी कर्मचारी की ट्रांसफर होती है तो जिस स्थान पर उसकी ट्रांसफर होती है उस स्थान की दूरी के अनुसार कितना वो दूर है, कितना पास, उसके अनुसार उसको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। लेकिन देखने में आया है कि ज्वाइनिंग टाइम देने के बावजूद भी कुछ अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं और इस तरह की जो शिकायतें वो लगातार मिल रही थी, तो अब सरकार इस पर भी सख्त हुई और उन्होंने ज्वाइनिंग टाइम भी आधा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपको ट्रांसफर मिलती है, आपको सरकार आपका जो स्थान है वो बदलती है, तो आपको जल्दी से जल्दी जितना जो आपको पहले टाइम मिलता है उसका आधा कर देगा, जल्दी से जल्दी आपको वो उस स्थान पे जाके ज्वाइन करना होगा। और ऐसा नहीं करते हैं और मेडिकल ग्राउंड की छुट्टी लेने की कोशिश भी करते हैं तो उसको भी एक जो गंभीरता से सरकार लेगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई विभाग की तरफ से की जाएगी। जी टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी सप्ताह G20 की मीटिंग कश्मीर घाटी में होने जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। एक तरफ जहां घाटी में एनएसजी कमांडो और मार्कोस कमांडो को तैनात किया गया है, तो वहीं जम्मू में भी सुरक्षा को और दृढ़ कर दिया गया है। यहां पर सीआरटी की टीमें हर आने जाने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी ले रही है, क्योंकि G20 की मीटिंग से पहले सुरक्षा एजेंसियां किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं, टीजीटी से पहले पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी हफ्ते में G20 की मीटिंग कश्मीर घाटी में होने जा रही है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू में भी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। यहां पर सीआरटी की टीमें हर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बताया गया कि इस हफ्ते में G20 की मीटिंग होने वाली है, जिसको लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर क्या अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 22 से लेकर 25 तारीख तक G20 की मीटिंग जो है कश्मीर घाटी में होने जाती है। यानी कहा जाए तो श्रीनगर के इलाके में जो है G20 की मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और चाइना के पेट में मरोड़ उठा है और यही वजह है कि इस बार G20 की मीटिंग में ना तो पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है और ना ही चाइना हिस्सा ले रहा है। और ये दर्शाता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद कर यहाँ पर आतंकवाद को धकेलने की भरपूर कोशिश जो है वो कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भाटा दुड़िया में आतंकी ने हमला किया था और उसके बाद पैरा के कमांडो जो हैं वो भी 5 शहीद हो गए थे, तो यह दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से G20 की मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन यहाँ पर जम्मू के अंदर अगर बात की जाए तो जम्मू में सीआरटी की टीमें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। जितने भी मुख्य चौराहे हैं जम्मू शहर के या आउटस्कर्ट के, वहाँ पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई संदिग्ध लगे तो उसको धर दबोचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं
पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश यही कर रहा है। वहीं कश्मीर घाटी के अंदर भी कहा जाए तो एनएसजी कमांडो के साथ साथ मार्कोस कमांडो जो है उनको भी तैनात कर दिया गया है ताकि परिंदा भी पर जो है वो ना मार सके। हालांकि कई सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस समय कश्मीर घाटी में डेरा डाले हुए हैं और लगातार अब यही कोशिश कर रही है कि हर जो है कोई भी संदिग्ध अगर लगता है तो उसको दर्द दबोचा जाए, उसकी तलाशी अभियान। और जिस प्रकार से एनएसजी कमांडो और मार्कोस कमांडो को तैनात किया गया है और हर होटल की चेकिंग कश्मीर घाटी में श्रीनगर में की जा रही है। वहीं अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर भी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात है और यही वजह है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से G20 की मीटिंग होने जा रही है उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पर हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का आज बेंगलुरु दौरा है। आज बेंगलुरु में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं, जिसके बाद मोहन मरकाम 21 मई को बेंगलुरु से रायपुर के लिए रवाना होंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 21 मई को रायपुर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांकरा पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से शिकायतों और समस्याओं का संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जाएगा। बता दें कि जन सुविधा के लिए यह ऐप शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज बेंगलुरु जा रहे हैं और वो बेंगलुरु में आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 21 मई को वो बेंगलुरु से रायपुर के लिए वापस रवाना होंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकेश, कर्नाटक में जिस तरीके से देखा गया कि आज शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए मोहन मरकाम भी वहां पहुंचने वाले हैं, इसको लेकर क्या अहम जानकारी? जी देखिए, आज कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम को ही कर्नाटक दौरे के लिए निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ी बेसब्री से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत का इंतजार था। लगातार रणनीतियां बन रही थी, लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज भी कर्नाटक में देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं को वहां पर पहुंचना बेहद लाजमी हो जाता है। केसी वेणुगोपाल ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन कर आमंत्रित किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाना वहां पर अनिवार्य समझा और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पीसीसी मोहन मरकाम सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी वहीं टिकेश, अगर बात कर ले, ये भी जानकारी आ रही है कि 21 मई को वो वहां से वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कई स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन में भरोसे का सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे, जिसमें शीर्ष नेतृत्व के कांग्रेस के बड़े नेताओं को आने की भी संभावना जताई गई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई हितग्राहियों को सौगात भी देने वाले हैं। न्याय योजना के हितग्राहियों के लिए वो गोधन न्याय योजना के जो हितग्राहियों के उसके लिए राशि भी जारी करेंगे। साथ ही साथ राज्य में 24 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1895 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी करेंगे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से लौटने के बाद कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके से जो तमाम हितग्राही सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित उनको राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को 21 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रथम किस्त जारी करेंगे और युवा मितान क्लब जो 13 जिलों में गठित है उनको 7.71 करोड़ रुपए की राशि भी
जारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब घर बैठे अपनी शिकायतों को लेकर शासकीय विभाग तक पहुंच सकेंगे। इसको लेकर एक सारथी ऐप भी लॉन्च करेंगे। वहीं टिकीश, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि भूपेश बघेल सारथी ऐप कहीं ना कहीं 21 मई को लॉन्च करने वाले हैं, तो इससे लोगों को किस तरीके का लाभ मिल सकता है? देखिए, दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे, जहां पर दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई इस ऐप को लेकर के, और ऐप के माध्यम से नागरिकों को आसानी से किसी भी समय अपनी जो शिकायत को दर्ज कराने के लिए ट्रैक कर सकेंगे। एक ऐप के माध्यम से आम नागरिक शासन के विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और समस्याओं के संबंधित विभागों द्वारा त्वरित निराकरण भी किया जाता है। इस जो सारथी ऐप को मोबाइल के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के में मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जिस तरीके से जो सुविधा बैठे वो लोगों को अब शासन की योजनाओं के तहत मिलने वाली है। वहीं टिकेश, अगर बात करें जिस तरीके से ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरीके से कर्नाटक में जीत हुई है, क्या लगता है कि कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिला है, क्या आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल से अब बेहतर मॉडल बनकर छत्तीसगढ़ मॉडल उभरा है, जिसको देश नहीं बल्कि विदेश के लोग, विदेश तक के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल के गुण, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, तमाम प्रदेशों की बात हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मॉडल की, यानी कि गोधन योजना, तमाम योजनाओं की केंद्र सरकार और केंद्र की जो अवार्डें जो मिली है, वो इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश भर में है, जिसकी गूंज कर्नाटक में देखने को मिली, जिसके कारण ये जो फतह है वो मिली है। कई कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो योजना है जमीनी स्तर पर, जो कर्नाटक में घोषणा पत्र थी, वो निश्चित तौर पर कारगर साबित होते हुए दिखाई दी हमें। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ में भी ये कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है, भूपेश सरकार की जो योजनाएं है, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, वो कहीं न कहीं लोगों को फायदेमंद दिखते हुए दिखाई दे रहे। तो कर्नाटक में जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ में भी उलटते। टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के हिस्से के तौर पर पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को समाज विरोधी तत्वों और अपराधों में शामिल व्यक्तियों के ठिकानों पर एक ही समय पर छापेमारी की। ये छापेमारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर की गई। विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि राज्य भर में दिन भर चले इस ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज ढंग से चलाया गया था और सभी एसएसपीज को कहा गया था कि इन शक्की व्यक्तियों के ठिकानों की जांच के लिए सब इंस्पेक्टर के अधिकारियों के अधीन कम से कम एक पुलिस पार्टी के प्रति थाने के लिए तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि 3000 से अधिक पुलिस मुलाजिमों की शमूलियत वाली 450 पुलिस पार्टियों ने कम से कम 4171 ऐसे व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सीनियर ऑफिसर के दिशा निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है प्लेटफॉर्म पर। आज हमें लगातार तीसरी कामयाबी हासिल हुई है। परसों हमारे द्वारा 15 किलो गांजे की रिकवरी की गई और कल हमने 18 किलो गांजा रिकवर किया। आज हमने दौरान चेकिंग लगभग 41 kg 40 किलो 900 ग्राम के करीब चांदी हमें रिकवर हुई है 2 पर्सन से। वो पर्सन इसके रिगार्डिंग कुछ भी बिल उस चांदी का पेश नहीं कर पाए, जिसके दौरान फिर हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को इसके बारे में सूचित किया एंड ईटीओ साहब मौके पर आए और उन्होंने वो सारे सामान को सीज कर लिया और पर्सन्स को भी उनके हवाले कर दिया ताकि आगे उनके बारे में पता किया जा रहा है कि वो चांदी कहाँ से लेकर आए थे और कहाँ को लेकर आए थे।
आपको बता दें कि भगवंत मान की सोच के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की जा रही है। इसी के तहत पुलिस पार्टियों ने कम से कम 4171 ऐसे व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंजाब में लगातार जो पंजाब सरकार है वो एक्शन मोड में है और कहीं ना कहीं अब आतंकी संगठन से जुड़े लोगों के यहां पर भी छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी इसी मुहिम के तहत छापेमारी की गई। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार जो है एक्शन मोड पर है, चाहे वो टेररिस्ट गैंग से जुड़े हुए हैं या कोई और सदस्य जो है किसी अगर कोई गैंगस्टर हैं, तो लगातार जो है ताबड़तोड़ अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ जो है छापेमारी का दौर जो है पिछले लंबे अरसे से चल रहा है। और अगर कल की बात की जाए तो करीब 450 पुलिस बल जो है की टीम बनाई गई, जगह जगह पूरे पंजाब भर में जो है छापेमारी की गई। करीब 4200 के करीब लोगों को जो है इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार भी किया गया, राउंड अप भी किया गया। पुलिस की अगर बात की जाए तो बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई है। पीछे बीते दिनों में जो है भारी मात्रा में जो है चरस गांजा जो है वो बरामद किया गया और भी अन्य तथ्य जो है पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं। वहीं अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो पंजाब पुलिस को सख्त जो है पंजाब सरकार द्वारा जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी टेररिस्ट गतिविधि से या गैंगस्टर गतिविधि से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उनको तुरंत हिरासत में लिया जाए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। वही अमित, अगर बात करें जिस तरीके से आपने बोला कि लगभग कई लोगों को इस कार्रवाई के तहत छापेमारी की गई है, तो लगभग कितने पुलिस अफसर इसमें शामिल थे और कहीं ना कहीं अगर बात कर ले तो कितने लोगों के घर पर या कितने लोगों के आवास पर ये छापेमारी की गई है? बिल्कुल, कल 450 के करीब जो है टीमें बनाई गई थी और 7500 से अधिक जो है पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे मिशन में जो है लगाए गए थे। वहीं छापेमारी की बात की जाए तो जगह जगह जो है छापेमारी करी गई है। करीब इस पूरे मामले में 4200 लोगों को जो है राउंड अप किया गया है। वहीं अमित, अगर बात करें इससे पहले भी देखा गया कि जिस तरीके से एनआईए की छापेमारी की गई थी राज्य पुलिस के साथ, वो भी कहीं ना कहीं गैंगस्टर और आतंकी मुद्दों को लेकर की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब में टेरर बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे वो अमृतसर में अभी हाल ही में जो बम धमाका हुआ, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब देखा जा सकता है कि पंजाब सरकार है या जो प्रशासन है वो इन्हीं चीजों को लेकर एक्टिव मोड में आ गया है। बिल्कुल, पंजाब को जो है शांतिपूर्वक जो है सूबा बनाने के लिए जो है पंजाब सरकार जो है लगातार जो है प्रयास कर रही है, क्योंकि बीते दिनों की बात की जाए गैंगस्टर एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं श्री दरबार साहब में जिस तरह से एक बम अटैक जिस तरह से होता है तो उसके माफ करना है उसके आसपास का जो एरिया है वहां पर जिस तरह से अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब को जो है पंजाब का माहौल खराब करने की जो जिस तरह से जो पिछले लंबे अरसे से जिस तरह से चल रहा था, तो उसके बाद जो है पंजाब पुलिस भी जो है एक्शन मोड में कहीं ना कहीं दिख रही है, पंजाब सरकार भी एक्शन मोड में दिख रही है। इसी के चलते जो है जगह जगह छापेमारी जो है वो चली जा रही है, लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ले अमित, जिस तरीके से आपने बताया कि अमृतसर में भी कहीं ना कहीं जो धमाका हुआ था उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसके बाद ऑपरेशन वेगू भी चलाया गया। वो पूरे पंजाब के लिए था कि मतलब सामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं शरारती तत्व हैं जो पंजाब में नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी कार्रवाई हुई है। तो जिस तरीके से कल ये जो छापेमारी की गई है इसमें लगभग कितने लोगों को गिरफ्तार किया है या अगर पूछताछ की गई है तो उसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, अगर कल की बात की जाए, कल जो पंजाब में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया तो करीब 4200 लोगों को जो है पूरे इस मामले में जो है राउंड अप किया गया। वहीं जो है एक प्रक्रिया होती है, जब किसी को राउंड अप किया जाता है तो उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है, उनके दस्तावेज जो है चेक किए जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, जब राउंड अप किया तो वहां पर कुछ गाड़ियां ऐसी थी वहां पर खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को भी जो है अपने कब्जे में जो है पंजाब पुलिस द्वारा जो है लिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया होती है कि पूरा एक जो है लिस्ट तैयार कर ली जाती है, फिर उनमें से जो है छांटी होती है कि कोई जितने भी लोगों को जैसे 4200 लोगों को गिरफ्तार किया है तो कहीं उनके खिलाफ कोई आपराधिक या कोई एफआईआर तो कहीं ना कहीं दर्ज तो नहीं है। अगर फिर अलग से एक लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें अब देखना होगा कि कितने लोगों के खिलाफ मामले दर्ज थे और वो क्या कोई गैंगस्टर एक्टिविटी से तो संबंध नहीं रखते थे या टेररिस्ट एक्टिविटी से तो नहीं संबंध रखते थे। अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत और बीजेपी की हार के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी अब शामिल है, जहां आने वाले कुछ ही महीनों में बीएसपी के चुनाव हो सकते हैं। वहीं इससे ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा। बीजेपी राज्य में फिलहाल शिंदे गुट की बैसाखी के सहारे सत्ता में काबिज है, जिसे मात देने के लिए विपक्षी दलों ने कोशिश शुरू कर दी है। कर्नाटक में बीजेपी को लगे झटके के बाद ये कोशिशें और तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी कैडर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमवीए नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस बैठक में जिक्र हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में तीनों दलों ने अपने अपने मुद्दों को रखा और आगे किस तरह से सीटों का बंटवारा किया जाए, इसका भी जिक्र हुआ। तीनों दलों की इस बैठक के बाद अब सभी नेताओं की अलग बैठक भी बुला रहे हैं, जिसमें आगे पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत के बाद अब कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें अब महाराष्ट्र भी शामिल है। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों में वहां बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं। वहीं इसके ठीक बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एनसीपी चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एमवीए के नेता भी शामिल हुए थे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी इस बैठक में जिक्र किया गया है। साथ ही आगे आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस की जीत कर्नाटक में हुई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कई राज्यों में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी लगातार जिस तरीके से विपक्षी एकता देखने को मिल रही है और सभी बीजेपी को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल आपस में समन्वय बैठा चुके हैं और उसकी एक ही रणनीति है कि आने वाले तीनों जो चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका हो या विधानसभा हो या लोकसभा, इन सभी में भारतीय जनता पार्टी को प्रगति नहीं है। तो लेकर देश के जितने भी विरोधी दल हैं उन्हें एकजुट किया जा रहा है, उन्हें एकमत किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसी रणनीति बनाया जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया जाए। तो लेकर महाविकास अघाड़ी लगातार बैठकें कर रही है और तैयारियां कर रही है। खासकर बंटवारे को लेकर भी कई बार मीटिंग हो चुकी है, जिसमें यह बोला जा रहा है कि हमारा आपस का समन्वय पूरी तरह से बढ़ गया है और आने वाले समय में किसी भी चुनाव के लिए हम सब तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिकस्त देंगे। जी वहीं सत्य प्रकाश, अगर बात करें तो कुछ ही महीनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उसी की ठीक बाद कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव का भी बिगुल बज जाएगा। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां किस तरीके से इन चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, मुंबई महानगर पालिका महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आज शिवसेना करीब 35 साल से मनपा पर काबिज है। ऐसे में अगर मनपा शिवसेना के हाथ से जाती है तो जाहिर तौर पर शिवसेना का जो वर्चस्व वो खत्म हो जाएगा और इसी वर्चस्व को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि इस बार जो है किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो, उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। छोटी बैठकें या बड़ी बैठकें हो रही है। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं को भी मुंबई में लाया जा रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मुंबई में शिरकत किया, जहां पर कई कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खासकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर के घर गए। यह साबित करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जी
वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से आपने बोला कि एक और जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके की रैली कर रही है और कहीं ना कहीं लुभावने वादे भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो विपक्षी दलों ने भी अब इस दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू किया है। फिर चाहे वो बैठक की अगर बात करें तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने जो बैठक की उसमें कई एमवीए के नेता भी शामिल हुए और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उस बैठक में रणनीतियां बनाई गई हैं। इसको लेकर क्या अहम जानकारी? पिछले दिनों जिस तरह से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शिवसेना की वज्रगुट सभा की गई थी, इसमें तीनों घटक दल शामिल थे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। इसको लेकर कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष दल घबरा गया, इसको लेकर लगातार तमाम तरह की बातें सामने आई। लेकिन इस बीच शरद पवार ने यह भी कहा था कि आगे से हम वज्रगुट सभा अब नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की शानदार जीत हुई, इस जीत को लेकर अब कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी से बुलाना चाहती है और इसी जो है जीत को लेकर किस तरह की जीत हुई है, इसमें किस तरह की रणनीति कांग्रेस ने अपनाई थी, इसका जो है सहारा लिया जा रहा है। एक और घोषणा की गई कि आगे से महाविकास आघाड़ी एक बार फिर से वज्रगुट जैसी सभा करेगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो भी साम दंड भेदभाव लगे हो, महाविकास आघाड़ी उसके लिए तैयार है और इसी तरह की रणनीति भी बना रही है कि किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सकती है, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में चल रही है। वहीं सत्यप्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से ये भी देखा गया कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है, कहीं ना कहीं उससे जो बीजेपी का एक स्तर था पूरे देश में, कहीं ना कहीं कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो अब जो बीजेपी है उसका जो दमखम था पूरे देश में जो देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं अब वो कम हो गया है, जिसका असर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से रणनीतियां बनाई जा रही हैं बीजेपी के खिलाफ, क्या लगता है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित विद्यादेश ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत को लेकर कर्नाटक की जनता का धन्यवाद किया, तो वहीं कांग्रेस की इस जीत को कांग्रेस संगठन के लिए संजीवनी बूटी बताया। तो वहीं उत्तराखंड राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हल्द्वानी जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, जिसकी लगातार उपेक्षा की जा रही है, हल्द्वानी शहर में सड़क, बिजली, पानी मुख्य समस्या बनी हुई है। लगातार बिजली कटौती से आम आदमी परेशान है, साथ ही पेयजल की समस्या भी अब बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, ऐसे में हल्द्वानी का विकास अब ठप हो गया। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित विद्यादेश ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों से जो विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव मांगे गए थे, उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। चुनाव तो संजीवनी बूटी तो देखिए हिमाचल के चुनाव से मिली थी, कर्नाटका के चुनाव से नया उत्साह मिला है और पूरे देश में एक परिवर्तन की बयार चल रही है। दक्षिण भारत जो है वो भाजपा मुक्त हो चुका है, तो इसके लिए मैं दक्षिण भारत के लोगों को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने समझ लिया कि धार्मिक उन्माद नहीं, स्थानीय मुद्दे जो हैं वही चुनाव में हम लोग उन पे विचार करेंगे और उन विचारों के साथ हम वोट डालने जाएंगे। तो यही जो परिवर्तन की बयार है पूरे देश में बह रही है और इसके लिए बधाई मैं देता हूं विशेषतः कर्नाटका की जनता को। जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ पे जो बिजली, अघोषित बिजली की कटौती लगातार हो रही है, जिस तरीके से पेयजल का संकट विकराल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बड़ा चिंतनीय विषय है और इस पे कोई कार्य योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई जा रही है। हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की और जिस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सड़कों की ध्वस्त हो रही हैं, उससे लग रहा है कि हल्द्वानी को द्वितीय श्रेणी में विकास किए डालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो आम जनता को जानकारी भी नहीं है, तो सारे जो होर्डिंग लगाते हैं वही लगाते हैं, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, सबका साथ और किसका विकास। ऐप की डिटेल हर मोहल्ले में होर्डिंग में लगा के पोस्टरों में, अखबारों में देंगे तो पता लग जाएगा। हल्द्वानी से तो इतनी इनके पास फोटो आएंगी, इनकी ऐप का सर्वर ही ब्लॉक हो जाएगा, इतने सारे गड्ढे हैं हल्द्वानी में। वहीं आपके द्वारा कहा गया है कि उनकी तरफ से विधायकों से मुलाकात नहीं की जाती है और किस तरह से। नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत तौर के लिए कह रहा हूँ, अवश्य अपने
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से एक और बीजेपी दावे कर रही है कि पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं अगर हल्द्वानी की बात करें तो विधायक सुमित हृदय ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि हल्द्वानी में पूरी तरह से जो विकास है वो कहीं ना कहीं अब ठप हो गया है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन धामी पूरे उत्तराखंड में जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा है उत्तराखंड के विकास के लिए, वहीं हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सुमित हृदय मुखर हुए हैं और प्रदेश सरकार पर और खुद मुख्यमंत्री प्रशासन धामी पर उन्होंने जुबानी हमला बोला, जिसमें तमाम तरीके की यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उसको कहीं ना कहीं उजागर करते हुए यहाँ पर बातचीत व्यवस्थित की गई, जिसमें लगातार यहाँ पर हल्द्वानी की बात की जाए तो घोषित बिजली कटौती और जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर है वो जो लगातार जो यहाँ पर जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही हैं और उसके अलावा जो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने को लेकर के लगातार जिस तरीके से दिक्कतें कहीं ना कहीं आ सकती हैं वो कहीं ना कहीं चीजें लगातार अब सुमित हृदय लगातार गिना रहे हैं और जनता को लगातार दिक्कतें हो रही हैं। इसका उनका कहना है पूरी तरीके से हमलावर होते हुए नजर आए हैं राज्य सरकार पर और खुद मुख्यमंत्री प्रशासन धामी पर। और वही सबसे बड़ा उनका ये आरोप है मुख्यमंत्री पर कि जो यहाँ पर जो उनके द्वारा यहाँ पर अगर बैठक उनसे मिलने की अगर कवायद की जाती है अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के, तो वो उनसे मिलने नहीं दिया जाता, वो मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ विधायक के लिए। और ये विधायक उन्होंने आरोप भी लगाया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्षेत्रीय समस्याओं को सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे और राज्य सरकार पर भी यहाँ पर जो हल्द्वानी के विधायक है सुमित हृदय वो काफी यहाँ पर उग्र नजर आए और यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए। वहीं मत अगर बात कर ले, जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया था कि सीएम धामी ने विधायकों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें कई प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा की गई थी, लेकिन वहीं सुमित ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उन प्रस्तावों पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि जब ये प्रस्तावों की बात आई थी तो सुमित हृदय ने तत्परता दिखाते हुए सभी जो 10 कार्य थे वो कहीं ना कहीं उस पर अधिकारियों से बैठक करके वो 10 कार्य मुख्यमंत्री पहुंचा भी दिए गए थे। लेकिन ठीक है अमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।